वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 27 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल MQ-9B सी गार्जियंस के बारे में है। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने 2 MQ-9B सी गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन्स को यूएस से लीज पर लिया और नेवी में इंडक्ट कर दिया। लीज पर लिया है, खरीदा नहीं है। और ये जो लीज है वो 1 साल की है। यही न्यूज़ था। ड्रोन आप समझते हैं जिसमें कोई इंडिविजुअल नहीं होता, कोई पर्सनल नहीं होता, ये खुद से ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर 1 साल लीज पर लेने का मतलब क्या है? अगर हम बाद में प्रोक्योर करना चाहते हैं तो एक बार देख तो लें परफॉर्मेंस कैसा है, बढ़िया काम करेगा कि नहीं करेगा। तो 1 साल की लीज पर ले लिया है। ये देखिए मैरीटाइम वेरिएंट है, जो एक अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है। UAV बोल सकते हो आप, ड्रोन भी बोल सकते हो। अनमैन्ड है यहाँ पर, मतलब कोई व्यक्ति नहीं बैठता। अनआर्म्ड का मतलब ये होता है कि इसमें हथियार वगैरह इंस्टॉल नहीं किए जाते, रेदर इनका इस्तेमाल लार्जली सुपरविजन के लिए किया जाता है। जो प्रीडेटर MQ-9 है, जो ड्रोन है, ये उसी का मैरीटाइम वर्जन है, मतलब नेवी इसका इस्तेमाल कर सकती है। ये 40 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है एंड दैट इज द बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि कोई भी जो फाइटर जेट होता है वो इतने लंबे समय तक ऑपरेट कर पाना मुश्किल होता है, बिकॉज उसमें एक व्यक्ति है जो इतने लंबे समय तक उसे ऑपरेट नहीं कर पाएगा। उसे आपको उतारना पड़ेगा, वापस से किसी और पायलट को बैठाना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा। इन दैट केस देखिए ये 40 आवर्स तक ऑपरेट कर सकते हैं। ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर अपना काम कर सकते हैं। इसमें 3600 मैरीटाइम सर्विलांस रडार लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये बहुत अच्छी तरीके से सुपरविजन कर पाते हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि एंटी सरफेस वॉरफेयर हो, लड़ाई अगर जमीनी स्तर पे हो रही हो, सबमरीन से वॉरफेयर हो रहा हो, कहीं कोई डिजास्टर आ जाए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना हो, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, लॉ एनफोर्समेंट, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही हो, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा हो, इसे भी ये सर्विलांस कर सकता है, पायरेसी वगैरह को भी रोक सकता है। प्रोक्योरमेंट, हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के तहत ये कहा गया कि हम मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए लीजिंग कर सकते हैं, मतलब लीज पर चीज़ों को ले सकते हैं, जिसके तहत इस ड्रोन को हमने लीज पर ले लिया है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो मेगा फूड पार्क के बारे में है। पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है। देखिए 42 मेगा फूड पार्क्स बनने हैं पूरे इंडिया में, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50% बन चुके हैं, बाकी पर काम ऑन प्रोसेस है। जगह जगह पर ये आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि यहाँ पर मेगा फूड पार्क बन गया, यहाँ पर बन गया। इसके लिए एक्चुअली में 2008-9 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तहत पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, स्कीम लॉन्च की गई थी, मेगा फूड पार्क स्कीम। तो बहुत सारे फूड पार्क्स हमें बनाने हैं। यहाँ पर होता क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है वो मार्केट तक प्रोसेस होकर कैसे जाए, ताकि फार्मर्स को अच्छा फायदा हो जाए। मतलब फार्मर्स, प्रोसेसर्स और रिटेलर्स तीनों को एक जगह पर लेकर आना था। क्योंकि फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है बहुत जल्दी, कई बार जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो खराब हो जाते हैं। तो उन्हें कई बार प्रेशर में अपना सामान या जो भी उनकी उपज है उसे सस्ते में बेचना पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास उसे प्रोसेस करके लंबे समय तक रखने का विकल्प नहीं होता था। तो मेगा फूड पार्क का ऑब्जेक्टिव यही है कि उन्हें एक ऐसा इंफ्रा दिया जाए, एक सेटअप दिया जाए, जहां पर वो अपना प्रोड्यूस लेकर जाएं, वहां पर उन्हें बेच दें, और वहां पर जो लोग हैं वो उसे प्रोसेस करके लंबे समय तक प्रिजर्व करके बेच सकें। तो जो फूड पार्क होता है उसमें एक्चुअली में होता क्या है ये आप समझ सकते हो। यहां पर कैसे इसे फंड किया जाता है इन फूड पार्क्स को बनाने के लिए। 50 करोड़ की जो फंडिंग है मैक्सिमम, वो गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे देती है। बाकी अमाउंट जो वहां पर कंसोर्टियम है, जो बाकी सारा इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। और जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 50% मैक्सिमम देती है गवर्नमेंट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। अब इसमें होता यह है कि क्लस्टर अप्रोच होता है, सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं। कैसा हो कि जितने भी लोग हैं, प्रोसेसर्स हैं, वो एक जगह पे एक पार्क में इकट्ठा हो जाएं। एक्चुअली में ये पार्क नहीं होता जहां पर आपको ग्रीनरी दिखती है या बाकी कुछ, वैसा आप इमेजिन मत करिए। एक पूरा इंफ्रा होता है, एक पूरा सेटअप होता है क्लस्टर बेस्ड। वहां पर हर तरीके का इंफ्रा अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। इसके अलावा वहां पर कुछ बेसिक इंफ्रा जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सबको स्टैब्लिश कर दिया जाता है। अब यहां पर कोई फार्मर अपना प्रोड्यूस लेकर जाएगा तो पहले कलेक्शन सेंटर्स पर जाएगा, वहां पर उनका सामान जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा अलग अलग मेथड से। कलेक्शन सेंटर्स पर ये किसानों से जब सामान ले लिया जाएगा तो फिर ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा। वहां पर काट छाट होगी कि खराब आइटम निकाल दिया जाए, जो सही प्रोसेस करने लायक है उसे ही प्रोसेस किया जाए। देन वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा। वहां पर एग्जाम्पल के तौर पे कि आलू है तो चिप्स बना दिया, टमाटर है तो केचप बना दिया, ऐसा कुछ करके प्रोडक्ट तैयार कर दिए जाएंगे। अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हमें कोल्ड चेन में रखना है या खराब हो जाएगा तो वहां पर वो भी व्यवस्था उपलब्ध होगी।
25 से 30 फुली डेवलप्ड प्लॉट्स वहां पर इकट्ठा किए जाते हैं और फिर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उन्हें स्टैब्लिश कर दिया जाता है। यहां पर देखिए पर मेगा फूड पार्क्स जो हैं उनसे 30,000 इंडिविजुअल्स के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का एक एक्सपेक्टेशन रखा जाता है। यहां पर इंप्लीमेंटेशन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल करता है, उसे बना दिया जाता है जो इस पूरे मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करता है। ये एक बॉडी होती है जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड कोऑपरेट होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं इस बॉडी में और इस पूरे मेगा फूड पार्क इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करते हैं। होपफुली थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन आपको आ गया होगा। अगला आर्टिकल एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के बारे में है। एसेंशियल सर्विसेज का क्या मतलब है? ऐसी सर्विसेज जो बहुत जरूरी हैं उसके लिए सरकार कुछ अलग से प्रावधान कर देती है। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी ये बोला कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत स्टेट में अगले 6 और महीनों तक कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती। देखिए, जब स्ट्राइक होती है तो प्रोडक्शन हिंडर हो जाता है। कुछ सामान बहुत जरूरी होते हैं जिन्हें लोगों तक पहुंचना ही है। अगर कंपनीज में स्ट्राइक हो गई तो उस सामान की क्रंच हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसमें ऐसा नियम होता है कि सर्टेन पीरियड तक आप स्ट्राइक्स वगैरह रोक सकते हो। अभी हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं तो जरूरी है कि हर चीज की प्रॉपर सप्लाई बनी रहे। इसके लिए राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए जो स्ट्राइक्स वगैरह की जाती हैं उन सब में रोक लगा दी है। ये एक प्रकार का कानून है, 1968 में पहली बार बनाया गया था। जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो नॉर्मल लाइफ में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जरूरी हैं उसके उस पर्सपेक्टिव से यहां पर यह कोशिश की जाती है कि जो जरूरी चीजें हैं उनका फ्लो लगातार बना रहे, जो एक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए जरूरी है वो रुकने ना पाए। शुरू में एसेंशियल सर्विसेज में पोस्ट और टेलीग्राफ को रखा गया, बाद में रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, इन सबको रखा गया। यहां पर जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उन्हें स्ट्राइक नहीं करने दिया जाता। कुछ समय पहले जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है कोरोना का या फिर कोविड-19 का, तो उसमें मास्क और सैनिटाइजर को भी एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है ताकि हर लोग इसे एक्सेस कर पाएं। इसका आवश्यकता से अधिक प्राइस ना बढ़ने दिया जाए, होर्डिंग ना करने दी जाए और जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं गवर्नमेंट उनके प्राइसेस पर कैप भी लगा सकती है, होर्डिंग के लिए पनिशमेंट भी दे सकती है। अगर कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। तो जो ESMA है, ये लिस्ट नंबर 33 जो है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकार बना सकते हैं 7वीं अनुसूची में, उसके एवज में ये कानून बनाया गया। काफी पावरफुल लॉ है, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा ये राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं। इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया भी उसमें भी यह कहा गया कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। चूंकि कंकरेंट लिस्ट में है तो जो राज्य सरकारें हैं वो भी कानून बना सकती हैं। तो कई सारे राज्यों ने इस संबंध में अपने अपने कानून भी बना रखे हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो MDOF स्टार्स के बारे में है। अभी जो हेनले जो लोकेशन है इंडिया की, वहां पर 2M हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप जो है HCT, 2M मतलब 2 मीटर डायामीटर का है ये, उस पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसे हम ट्रिस्पेक बोलते हैं, TIFR, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एंड इमेजर। उसने लगभग 53 MDOFs को स्टडी किया। MDOFs होते क्या है? MDOFs देखिए एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, आप इसे रेड डॉफ भी बोल सकते हैं। रेड डॉफ लाल बौना तारा होता है, ये छोटा होता है इसलिए डॉफ बोल देते हैं। ये टीनियस स्टार्स होते तारे ही हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। छोटे होते हैं तो कितने छोटे होते हैं? ये हमारे सन के 50% आधे साइज से लेकर 8% तक हो सकते हैं। जो प्लैनेट्स MDOF यानी कि रेड डॉफ्स के चारों ओर इंसर्किल करते हैं उन्हें काफी नजदीक रहना होता है अगर वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी रखनी हो तो। क्योंकि देखिए जो सन का साइज है वो बड़ा है तो उसकी रोशनी दूर तक आती है, तो धरती उससे दूर भी है तब भी हमें इनफ एनर्जी मिल जाती है जो रिक्वायर्ड है। लेकिन चूंकि जो रेड डॉफ्स होते हैं इनकी एनर्जी बहुत कम, मतलब अगर आप सीधे सीधे धूप बोलें तो इनकी धूप बहुत कम दूर तक जाती है। तो अगर किसी प्लेनेट पे लाइफ होनी है तो उस प्लेनेट को इस तारे के नजदीक रहना होगा, तभी वो इतना गर्म हो सकेगा कि वहां पर लाइफ सस्टेन कर सके। लेकिन अगर कोई तारा रेड डॉफ के इतने नजदीक होगा तो संभावना यह रहती है कि वो इस तारे से इंटरलॉक्ड हो जाएगा। इंटरलॉक्ड होने का मतलब यह है कि फिर वो अपने एक्सिस पे घूमेगा नहीं, फिर उसका एक हिस्सा हमेशा सन की ओर रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा दूसरी साइड में रहेगा, डार्क साइड में। तो एक हिस्से पर इतनी गर्मी रहेगी कि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और एक हिस्से पर इतनी ठंडी रहेगी कि पानी जम जाएगा। तो इस कंडीशन में भी लाइफ की संभावनाएं कम बनती हैं। लेकिन चूंकि लाइफ तो ज्वालामुखी में भी मिले हैं, ज्वालामुखी जो इतनी हीट होती है वहां पर भी ट्रेसेस हमें मिले हैं, और जो हमारे पोल्स हैं वहां पर भी हमें लाइफ के एविडेंसेस मिले हैं। तो संभावना तो रहती है कि लाइफ हो सकती है ऐसे रेड डॉर्फ के आसपास इंसर्किल करने वाले प्लैनेट्स पर भी। रेड डॉर्फ केवल एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ स्टार्स को नहीं बोलते, कई बार ब्राउन डॉर्फ्स को भी रेड डॉर्फ बोल दिया जाता है।
ये क्लासिफिकेशन पहले कंफ्यूजन में आता था, अब तो साइंटिस्ट ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। जो ब्राउन ड्वार्फ्स होते हैं उन्हें कई बार फेल्ड स्टार्स भी बोलते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया स्टार्स में होती है वो यहाँ हो नहीं पाती है, तो ये बेचारे बन ही नहीं पाते हैं, सूरज जो ये बनना चाहते थे या स्टार बन ही नहीं पाते हैं, तो इन्हें फेल्ड स्टार बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूजन पूरा हो नहीं पाता है। अगर हम रेड ड्वार्फ्स के बारे में कुछ और डिटेल्स देखें तो इन ड्वार्फ्स में प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है, फ्यूजन रेट कम होता है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन से हीलियम बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है, इसीलिए ये टेम्परेचर भी कम जनरेट करते हैं क्योंकि कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से इनका जो कलर होता है वो कंपैरेटिवली में लाल दिखता है। लो टेम्परेचर रेड ड्वार्फ्स का जो होता है वो इन्हें डिमर बना देता है, मतलब सन हमारा ज्यादा ब्राइट है, ये डिम हो जाते हैं, लाल दिखते हैं। लो टेम्परेचर का मतलब ये भी होता है कि ये हाइड्रोजन को कम तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जो ऊर्जा है अगर आप उसका कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लंबे समय तक करेंगे, एंड दैट इज द रीजन कि जो रेड ड्वार्फ होते हैं वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। इनकी लाइफ जो है वो 1000 बिलियन ईयर से 10,000 बिलियन ईयर तक बताई जाती है। मतलब अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स की शुरुआत से अंत तक रहते हैं, इसीलिए इन्हें समटाइम्स यूनिवर्स का अश्वत्थामा भी कहा जाता है। अश्वत्थामा इज ए कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत, जहां पर वो गुरु द्रोण के बेटे रहते हैं और अमृत का उन्हें वरदान रहता है, तो वो कभी मरते नहीं है। बिल्कुल वैसे ही रेड ड्वार्फ्स मरते नहीं है क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होती है, जो एनर्जी इनके पास है वो उसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट रेड ड्वार्फ। अगला आर्टिकल डीसेलिनाइजेशन प्लांट के बारे में है। डीसेलिनाइजेशन मतलब जो सेलिनिटी है पानी में से उसे निकाल दिया जाता है ताकि उसे हम यूज करने लायक पानी बना सकें। हाल ही में महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है कि हम मुंबई में एक डीसेलिनाइजेशन प्लांट लगाएंगे। यहाँ पर प्रोसेस यह है कि पानी में से साल्ट निकाल देते हैं ताकि पानी साफ हो सके इस्तेमाल करने लायक। जो सबसे कॉमन प्रक्रिया है इसके लिए वो है आरओ मैकेनिज्म, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ हम अपने घरों में लगाते हैं वो भी मोरलेस ऐसे ही काम करता है। तो जो डीसेलिनाइजेशन प्लांट होता है उसमें ये काम कैसे करता है, देखिए जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है वो नॉर्मल प्रक्रिया है जो नेचर के हिसाब से काम करती है। उसमें होता यह है, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरफ गंदा पानी है जिसमें नमक है, इस तरफ साफ पानी है, तो यहां पर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है। नेचर तो बैलेंस स्टैब्लिश करती है, मतलब अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा है और यहां कम है, चूंकि यहां पर बाकी पोल्यूटेंट्स भी हैं, नमक भी है, तो पानी इस तरफ से इस तरफ फ्लो करेगा, नेचुरली फ्लो करेगा, ताकि चूंकि नेचर को तो बैलेंस करना है तो पानी इस तरफ से उस तरफ जाके पानी के बैलेंस को दोनों ओर बराबर करेगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑस्मोसिस। लेकिन हमें नेचर की ये सामान्य प्रक्रिया बर्दाश्त कहां है, तो हम तो इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करना भी पड़ेगा क्योंकि इस प्रक्रिया में तो जो साफ पानी है वो भी गंदे की ओर जा रहा है और साफ पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन हमें तो गंदे पानी को साफ करना है, लेकिन ये नेचुरली होता नहीं है। तो यहां से हम इस गंदे पानी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि यहां पर जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ ऐसा जिससे पानी आर पार जा सकता हो, वो लगा है। तो हम यहां से प्रेशर क्रिएट करते हैं कि ये जो गंदा पानी है जहां पर वाटर कंसेंट्रेशन कम है वो ज्यादा की ओर आए। ऐसा होता नहीं है नेचुरली, लेकिन हम जबरदस्ती ये काम करेंगे, उल्टा करेंगे ऑस्मोसिस का, इसीलिए तो हम इसे रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ बोलते हैं। तो जब ये मेम्ब्रेन में से पानी गुजरेगा तो बाकी जो पोल्यूटेंट्स हैं, साल्ट हैं, वो तो इसी तरफ रह जाएंगे, साफ पानी इस तरफ आ जाएगा, फिर हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसलिए देखिए 3 स्टेज का प्रोसेस होता है। जब भी हम समंदर में से पानी निकालेंगे फिर उसे साफ वाफ करेंगे, जो भी गंदगी रहेगी, उसके बाद हम इसे आरओ मैकेनिज्म में लेकर जाएंगे और फिर जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग होगी वो करके इस्तेमाल में ले लेंगे। तो 3 स्टेज प्रोसेस इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर जब भी ऐसे प्लांट्स लगाए जाते हैं तो कोशिश ये रहती है कि ये सी वाटर के एक्सेस में रहें, या फिर अगर कोई लेक है जहाँ पर पानी सलाइन है तो उसके भी आसपास लगा लेते हैं। फ़ायदा ये होता है कि हमें ड्रिंकिंग वाटर बढ़िया से मिल जाता है, इससे जो हम नॉर्मल वाटर का एक्सप्लॉटेशन ज़्यादा कर रहे हैं वो भी कम हो जाता है। नुकसान ये होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, आप प्रकृति के खिलाफ जाके कुछ कर रहे हैं, उल्टा प्रोसेस अपना रहे हैं, तो एनर्जी लगेगी इस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है और कई बार इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हाई हो जाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। हमारा अगला आर्टिकल सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड के बारे में है। कई सारे देशों में ऐसी समस्या देखी जाती है जहाँ पर सफाई और हाइजीन को लेकर सरकारें पर्याप्त काम नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पर डिसीज़ का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशंस ने इनिशिएटिव लिया है, वो फंड इकट्ठा करेंगे। ये फंड $2 बिलियन का होगा जो अगले 5 सालों में इकट्ठा किया जाएगा और उन देशों को ये दिया जाएगा जहाँ पर सैनिटेशन सर्विसेज कम हैं और वहाँ पर बीमारियाँ अक्सर फैलती रहती हैं। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हाउस होल्ड सैनिटेशन बढ़ाया जाए, हेल्थ और हाइजीन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आती है उसे इंप्रूव किया जाए, जो मासिक धर्म होता है महिलाओं में उस दौरान हेल्थ और हाइजीन को बेहतर किया जाए, स्कूल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में सैनिटेशन हाइजीन को बढ़िया किया जाए और सॉल्यूशन निकाले जाएं इनोवेटिव सैनिटेशन के फील्ड में। यूएन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज ये इस पूरे फंड को होस्ट करेंगे जो कलेक्ट किया जाएगा।
ये देखिए टेक्निकल एडवाइस देते हैं, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करते हैं यूएन के लिए या उनके पार्टनर्स के लिए। हमारा अगला आर्टिकल एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में जो एक एंटिटी है द इन्वेस्ट इंडिया, उसके साथ मिलकर एक इन्वेस्टर मैप तैयार कर रहे हैं। एसडीजी को कैसे फुलफिल किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया काफी प्रयास कर रहा है, बट फॉर दैट वी नीड फंड। इन्वेस्टर्स फंड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता तो चले फंड करना कहाँ है। उन्हें फंड करना कहाँ है ये बताने के लिए एक मैपिंग की जाएगी। उन्हें सेक्टर्स बताए जाएंगे कि आप यहाँ फंड करिए, इससे आपको इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स होंगे और इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो भी पूरा होगा। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कैपिटल अपॉर्चुनिटी एरियाज में जाए, जिससे उन्हें भी फायदा हो और इंडिया का जो एसडीजी गोल है वो भी पूरा हो जाए। इसी उद्देश्य से ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी। इंप्लीमेंटेशन ये होगा कि 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरियाज क्रिएट किए जाएंगे, जहां पर अगर इन्वेस्टमेंट हो तो गवर्नमेंट का एसडीजी गोल फुलफिल हो। इसके लिए उन्हें इंसेंटिवाइज भी किया जा सकता है कि आप इन एरियाज में इन्वेस्ट करिए, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। जो 6, वैसे हैं तो ये 17, लेकिन हम टारगेट 6 को कर रहे हैं, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। जो एसडीजी फाइनेंसिंग गैप है उसे फुलफिल करेंगे। इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए फाइनेंस की अक्सर कमी रहती है। जो 6 टारगेट एरियाज हैं वो हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अल्टरनेटिव्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सब एरियाज में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्ट इंडिया ये 2009 में सेटअप किया गया था, नॉन प्रॉफिट वेंचर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करता है, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसके तहत। ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस होता है। यहाँ से वो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर कर सकते हैं। जो एसडीजी है उसे 2012 में रियो डी जेनेरियो में डिसाइड किया गया था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दौरान। 17 गोल्स हैं, 169 स्पेसिफिक टारगेट हैं जो हमें 2030 तक पूरे करने हैं। लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन सारे देश अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं कि इसे पूरा कर सकें। अब यहां पर देखिए कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। MQ-9B सी गार्जियन ये एक अंडर वाटर रेंज्ड वेपन है जो लॉन्च किया जा सकता है अबव या बिलो वाटर सरफेस। दूसरा है मेगा फूड पार्क स्कीम, 2008-9 में लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तहत काम करता है। तीसरा है एशियंस सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, केवल सेंटर के पास पावर है कि वो इस दौरान इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। चौथा रिवर्स ऑस्मोसिस, इसके जरिए हम वाटर से साल्ट रिमूव कर सकते हैं। और पांचवा है इन्वेस्ट इंडिया, 2009 में सेटअप किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच। एसडीजी गोल्स हैं जो यूएन ने हमें दिए हैं